हेलो एवरीवन। मैं जिनेंद्र कुमार कोठारी, इंटेलिजेंट एकेडमी से। हमने कल थोड़ा बैंकों का इंट्रोडक्शन लिया था और हमने देखा था किस तरह से मॉडर्न बैंकिंग जो आज हम देख रहे हैं वो यूरोप से होती हुई जब यूरोपियन प्रजा भारत में आई तो वहाँ से हमारे भारत में जो है आज की मॉडर्न बैंकिंग आई। और मैं देखा कि बैंक ऑफ बंगाल बना, बैंक ऑफ बंगाल से बैंक ऑफ बॉम्बे और उनसे बैंक ऑफ मद्रास, और वहाँ से फिर 1921 में इंपीरियल बैंक बना। बैंकों का भारत में डेवलपमेंट हुआ। और कल हमने देखा था कि 1955 में इंपीरियल बैंक को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया था। इसलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत की सबसे ओल्डेस्ट बैंक है, क्योंकि इसके रूट हमारे 1806 बैंक ऑफ कलकत्ता से मिलते हैं। यानी कि आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लगभग 117 ईयर्स से ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारी चल रही है। तो आज हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हम अपनी जर्नी वापस बैंकिंग की शुरू करते हैं। जब हमने ये देखा कि भारत आज़ाद होने के बाद में एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी को डेवलप करना था और कॉमर्शियल बैंक में उसमें बहुत इंटरेस्ट नहीं ले रही थी, तब सरकार ने पहला कदम ये उठाया कि उस वक्त की जो सबसे बड़ी बैंक थी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। यानी उसकी कैपिटल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में उसकी इंपीरियल बैंक की शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आ गई। और इसके लिए लोकसभा में एक बिल पास किया गया। तो इंपीरियल बैंक जहाँ जहाँ थे वहाँ पे गवर्नमेंट का एक बैंक आ गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन इससे भी प्रॉब्लम हमारी हल होने वाली नहीं थी। इसके लिए सरकार ने क्या किया कि उस वक्त जो भी राज्यों के स्टेट बैंक्स थे, क्योंकि जैसा हमें पता है कि आज़ादी से पहले राजे रजवाड़े थे और राजे रजवाड़ों के भी अपने अपने बैंक थे, और वो सब बैंक उस राज्य में विशेष रूप से थे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो ये बैंक हैं उन बैंकों को स्टेट बैंक के साथ एसोसिएट कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि जहाँ जहाँ इंपीरियल बैंक था वहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया गवर्नमेंट का बैंक, और जहाँ जहाँ ये राजे रजवाड़ों के बैंक थे रिमोट एरियाज में, वहाँ पर भी स्टेट बैंक के एसोसिएट ये बैंक बन गए। तो सरकार को एक साथ भारत भर में सरकारी बैंक मिल गए, जिससे सरकार अपनी जो ग्रामीण और एग्रीकल्चर अर्थव्यवस्था को बढ़ाना चाहती थी, कृषि और ग्रामीण को, तो उसमें सरकार को एक बहुत बड़ा उसमें सहयोग मिल गया। 1959 में स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद मर्ज हुआ। उसके बाद में विभिन्न बैंक मर्ज होते रहे और 1963 में SBB&J स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, ये SBI का एसोसिएट बैंक बना। ये SBI के एसोसिएट्स बैंक थे और इन बैंकों में SBI की जो थी वो मेजॉरिटी शेयर कैपिटल थी। यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो एसोसिएट्स बैंक थे उसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग किसकी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की थी, जो एसोसिएट्स बैंक थे। और ये एसोसिएट बैंक्स जो बने या सब्सिडीज जो बैंक बने, उसके लिए लोकसभा में बिल पास किया गया था। और कौन कौन से बैंक उस टाइम बने थे? स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, स्टेट बैंक ऑफ कोचीन, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर और स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। एक का पंजाब में था, एक का गुजरात में था, मध्य प्रदेश में था, केरल में था, आंध्र प्रदेश में था। तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्टेट बैंक के जो एसोसिएट बैंक थे उनके माध्यम से सरकार ने प्रवेश कर लिया।
और ये सारे बैंक जो हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में स्टेट बैंक के साथ मिलकर काम करते रहे और फाइनली 2017 में 5 बैंकों को स्टेट बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया। इनकी आइडेंटिटी खत्म हो गई और ये सब लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने लगे। और इसी तरह 2013 में जो एक भारतीय महिला बैंक बनाया था सरकार ने, उसको भी स्टेट बैंक के साथ में मर्ज कर दिया गया। यानी 2017 में स्टेट बैंक और उनके एसोसिएट बैंक्स का जो विलीनीकरण होना था वो प्रक्रिया पूरी हुई। अब सबसे पहले कौन सा बैंक स्टेट बैंक से एसोसिएट हुआ? 1956 में स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। फिर उसके बाद में 1959 में आया स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, आंध्र प्रदेश, पंजाब। फिर 59 में आया स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर यानी केरला में। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ मैसूर 1959 में। 1963 में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, राजस्थान का। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र 1959 में और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर 1959 में। यानी कि 1956 से लगाकर 1963 यानी इन 7 सालों में ये 7 एसोसिएट बैंक स्टेट बैंक से अटैच हो गए। और सबसे पहले जो मर्जर हुआ, क्योंकि जब आप एक किसी चीज़ को मर्ज करते हो तो बहुत मुश्किलें आती है। बैंकों की यूनियन है वो अगेंस्ट में होती हैं, जो उनके कर्मचारी होते हैं वो अगेंस्ट में होते हैं, दूसरी फाइनेंशियल तकलीफ़ें आती हैं। तो ये जो मर्जर की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो चालू हुआ। और सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र 2008 में स्टेट बैंक में मर्ज हो गया। यानी स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र की आइडेंटिटी खत्म हो गई, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया। उसके बाद में 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर जो है वो स्टेट बैंक में मर्ज हुआ। और उसके बाद हमने देखा कि 1 अप्रैल 2017 को बाकी जो 5 बैंक थे, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर और स्टेट बैंक ऑफ कोचीन, ये सारे जो बैंक हैं वो स्टेट बैंक में मर्ज हो गए। यानी कि ये 5 और पहले के 2 7, यानी कि 7 स्टेट बैंक्स मर्ज हो गए स्टेट बैंक के अंदर। और ये मर्जिंग से क्या हुआ कि स्टेट बैंक भारत का सबसे बड़ा लेंडर, सबसे बड़ा बैंक तो पहले से ही था लेकिन सबसे बड़ा लेंडर बन गया। और विश्व के जो टॉप 50 बैंक हैं, टॉप 50 बैंकों में स्टेट बैंक का नाम आ गया। सो एट प्रेजेंट स्टेट बैंक की कोई सब्सिडी नहीं है, सारे स्टेट बैंक में मर्ज हो चुके हैं। और स्टेट बैंक मर्जिंग से भी क्या हुआ कि पहले जहां बैंक ऑफ बड़ौदा की ओवरसीज ब्रांचेस सबसे ज़्यादा थी, इसीलिए बैंक ऑफ बड़ौदा का टैगलाइन ये था, इंडियाज फॉरेन बैंक। उसके बाद अब क्या हो गया, मर्जिंग के बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सबसे ज़्यादा ओवरसीज ब्रांचेस हो गई। भारतीय महिला बैंक, हमने ये देखा कि 2017 में 1 अप्रैल 2017 को भारतीय महिला बैंक भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हुआ। इसकी हम पृष्ठभूमि समझते हैं। जब 2013 में दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था और काफ़ी उस टाइम हल्ला मचा था, एकदम देश में जागृति आई थी, तो इन सब के बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब हमारी लेट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की 94th बर्थ एनिवर्सरी पर
ये घोषणा की कि भाई एक बैंक बनाया जाएगा जिसमें सारी वुमेन एम्प्लॉयमेंट होंगी और सारे कस्टमर वुमेन होंगे, यानी ये बैंक विशुद्ध रूप से महिलाओं के लिए बनेगा। और इसके लिए पीजे नायक कमेटी जो थी उसकी सिफारिश की गई थी और इसको सरकार ने 1,000 करोड़ रुपया, क्षमा कीजिए, 1,000 करोड़ रुपया सरकार ने दिया था। तो इसमें 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे भारतीय महिला बैंक की घोषणा हुई? तो हम बताएंगे लेट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। किसकी कमेटी की रिकमेंडेशन थी? पीजे नायक कमेटी की। और गवर्नमेंट ने इसके लिए इनिशियल कैपिटल कितनी लगाई थी? 1,000 रुपया। और कब शुरू हुआ था? 2013, 19 नवंबर 2013 को जो है वो इसकी शुरुआत की गई थी। और बाद में ये भारतीय महिला बैंक भी अप्रैल 2017 में स्टेट बैंक में मर्ज हो गया। यानी स्टेट बैंक में कौन कौन से बैंक मर्ज हुए? उसके 7 एसोसिएट्स और भारतीय महिला बैंक। तो ये स्टेट बैंक की पूरी जो मर्ज होने की प्रक्रिया थी वो 2008 स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र से शुरू हुई थी और वो 2017 में वो पूरी हुई और स्टेट बैंक का वो एक सेपरेट बैंक पूरा अपना बैंक के रूप में, सबसे बड़े बैंक के रूप में हमारे सामने आया। अब दूसरी चीज है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स। 2014 में जब नरेंद्र मोदी सरकार आई और अरुण जेटली उसके फाइनेंस मिनिस्टर बने, तब ये देखा गया कि जो हमारे पोस्ट ऑफिस हैं वो पोस्ट ऑफिस धीरे धीरे उनमें काम कम होता जा रहा है। कारण कि लोग अब कोरियर ज़्यादा करने लग गए हैं, लोग अब पत्र कम लिखते हैं, ईमेल ज़्यादा हो गया, व्हाट्सएप ज़्यादा हो गया, मोबाइल फ़ोन से फ़ोन होने लग गए और पोस्ट ऑफिस का काम कम हो गया। लेकिन ये पोस्ट ऑफिस भारत भर में फैले हुए थे, हजारों इनकी शाखाएं थी, हर गांव ढाणी में पोस्ट ऑफिस था, उनमें कर्मचारी थे। तो उन सब का भी यूटिलाइजेशन हो और किस तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्व समावेशी हो जाए, सब लोग बैंकिंग सेक्टर से, फाइनेंशियल सेक्टर से ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, उसके लिए सरकार ने एक और इनोवेटिव आइडिया निकाला, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। यानी कि जहाँ भी हमारे पोस्ट ऑफिस थे उन सब पोस्ट ऑफिसों में बैंकों की बेसिक फैसिलिटी मिल जाए, उसके लिए उन्होंने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक बनाए। और 2015 में आरबीआई से इनको पेमेंट बैंक का लाइसेंस मिल गया। यानी कि जो हमारे पोस्ट ऑफिस थे उनको पेमेंट बैंक का लाइसेंस आरबीआई से मिल गया। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि ये लाइसेंस कब मिला? 2015 में। और ये जो डिपार्टमेंट है जो इंडिया पोस्ट बैंक का, इसकी ओनरशिप किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। ये जान रखिए, पोस्टल डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। तो उनके जो भी पोस्ट ऑफिस थे उनको पेमेंट बैंक के लिए लाइसेंस कहाँ से मिला? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। कब? 2015 में। यानी कि जो ये आईपीपीबी हैं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ये 100% ओनरशिप किसकी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 100% ओनरशिप किसके अंडर में? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की। और इनको लाइसेंस किसने दिया? आरबीआई ने। तो आरबीआई भी इनको रेगुलेट करता है। ओनरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लाइसेंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और रेगुलेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 17 अगस्त 2016 को इसको एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड किया गया। यानी कि गवर्नमेंट ने इसको एक सेपरेट कंपनी बना दी, पोस्ट ऑफिस से बाहर निकालकर इसकी एक सेपरेट कंपनी बना दी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी।
आज नहीं भविष्य में कभी भी उससे पब्लिक इशू लाके और उससे गवर्नमेंट अपना फंड ले सके और उसका प्रॉफिट एंड लॉस का हम अलग से हिसाब रख सकें। तो गवर्नमेंट ने 2016 में इसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाया। तो इसमें 3-4 क्वेश्चन आते हैं। बैंक को लाइसेंस कब मिला? 2016 में। कौन इसके ओनरशिप? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। पब्लिक लिमिटेड कब बनाया? 2016 अगस्त में। लाइसेंस कब मिला? अगस्त 2015 में। लाइसेंस कितने दिया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। इसमें 100% शेयर होल्डिंग किसकी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इसको रेगुलेट कौन करेगा? बैंकिंग रेगुलेशंस किसके आएंगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। और जैसा कि हमने कहा, कोई भी चीज को हम एक छोटे रूप में चालू करते हैं, फिर वो सक्सेस होती है तो हम उसको बड़े रूप में करते हैं। तो इसका पायलट प्रोजेक्ट जो है 2017 जनवरी रायपुर और रांची में किया गया। यानी कि पहले 2 जगह पे इनको चालू करके देखा किस तरह से काम करते हैं। इनको हम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया। यानी 2015 अगस्त इनको लाइसेंस मिल गया आरबीआई से। 2016 अगस्त में पब्लिक लिमिटेड बना दी गई इसकी। और 2017 जनवरी में अपने को इसका पायलट प्रोजेक्ट आ गया। कहाँ कहाँ पे? रायपुर और रांची। रायपुर यानी छत्तीसगढ़ और रांची यानी कि झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। तो यानी कि इन दोनों को जगहों पे पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। और 2018 अगस्त में यूनियन कैबिनेट ने इनके लिए 1435 रुपया करोड़, 1435 US डॉलर, 180 मिलियन डॉलर, 1435 करोड़ रुपए अप्रूव किए कि इन बैंकों की अब स्थापना की जाए। कॉन्सेप्ट 2014 हम कह सकते हैं कॉन्सेप्ट आया, विचार आया। 2015 में लाइसेंस मिला, 2016 में पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी और 2017 में पायलट प्रोजेक्ट आया और 2018 में लगभग 1435 करोड़ रुपए से गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई अब इसको बैंक को स्थापित किया जाए। ये पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा है। यानी कि ये इसकी पूरी टाइम क्रोनोलॉजी चलेगी। और 10,000 पोस्टमैनों को, यानी कि जो पोस्टमैन थे उनको ट्रेनिंग दी गई कि भाई आप इस बैंक के लिए अब काम करेंगे। यानी पोस्ट ऑफिस जो थे वो बैंक में कन्वर्ट होने लगे और जो पोस्टमैन थे उनको बोला कि आप इस बैंक के लिए ट्रेंड होइए। यानी पोस्ट ऑफिस की जो बिल्डिंग्स थी उसमें बेसिक बैंकिंग, पेमेंट बैंक का काम होने लगा, पोस्ट ऑफिस का काम होने लगा। और पोस्टमैन जिनका काम कम हो गया था उनको बैंक में ले लिया गया। और जो फर्स्ट फेज था उसमें 650 ब्रांचेस भारत भर में और 3,250 पोस्ट ऑफिस ये ओपन की गई 2018 में। यानी कि अगस्त में गवर्नमेंट ने 2018 में 1435 करोड़ रुपए दिए कि भाई बैंक ओपन कीजिए और 1 सितंबर को 650 ब्रांचेस और 3,250 पोस्ट ऑफिसेस। यानी कि ये जो ब्रांचेस खुली थी वो जो बड़े शहर थे, टायर 2 टायर 3 शहर थे, उनके जो पोस्ट ऑफिसेस थे बड़े बड़े उन्हीं में उन्होंने ब्रांचेस खोल ली। और जो गांवों में थे पोस्ट ऑफिस उसमें उन्होंने इसकी पोस्ट ऑफिस और बैंक ये दोनों को मिला के उन्होंने एक अपना इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को खोला गया। और ये देखिए 2020 से लगाकर
आज हम 2023 में हैं, 8 करोड़ से भी अधिक लोग जो है वो पेमेंट बैंक के कस्टमर बन गए हैं। जो ये बताती है इसकी सफलता की कहानी कि पोस्ट ऑफिस के माध्यम से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक बनाया गया और उस पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से हम 8 करोड़ कस्टमर को बैंकिंग सिस्टम में ला पाए। और लगभग 3,250 और 650, तो 3,900 जो है वो ब्रांचेस जो हैं इसकी खुल गई। तो ये एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। और जितना भी अभी छोटा डिपॉजिट होता है, जो मार्जिनल पीपल हैं, वो लोग पोस्ट बैंक के माध्यम से बैंकिंग सिस्टम से जुड़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं नेशनलाइज बैंक की। हमने देखा कि इंडिपेंडेंस के बाद में गवर्नमेंट को रूरल और एग्रीकल्चर इकोनॉमी डेवलप करनी थी। कॉमर्शियल बैंक्स उसमें बहुत इंटरेस्टेड नहीं ले रहे थे। तो हमने देखा 1955 में सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। लेकिन भारत तो बहुत बड़ा देश है, गांवों में बसता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनने के बाद भी सरकार जैसा चाहती थी वैसा रूरल और अपना जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी उसको, और जो दूसरे प्रायोरिटी सेक्टर थे उनमें वो डेवलपमेंट इकोनॉमिकली नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बैंकें बहुत ज़रूरी हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने खूब कोशिशें की, कॉमर्शियल बैंकों को समझाया, लेकिन कोई भी कॉमर्शियल बैंक अपना मुनाफा छोड़ के नहीं जाना चाहती। अब सरकार को अपने सोशल ऑब्जेक्टिव पूरे करने हैं, और कॉमर्शियल बैंकों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जहाँ मुनाफा होगा वहाँ जाएगी। और सरकार को क्योंकि सोशल डेवलपमेंट करना है, तो मुनाफा नहीं भी हो तो ऐसी जगह भी उनको जाना पड़ेगा सरकार को। तो लेकिन वो जहाँ इंडस्ट्री होगी, बड़े सिटी होंगे, ट्रेडिंग होगी, वहाँ कॉमर्शियल बैंक जाएगी। और गाँवों में या जो प्रायोरिटी सेक्टर हैं उसमें लोन देने में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा कॉमर्शियल बैंकों को। तो ये सब दिक्कतें आ रही थी। और इसी को देखते हुए 19 जुलाई 1969 को 14 कॉमर्शियल बैंकों को गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, नेशनलाइज कर दिया। यानी जिनकी प्रॉपर्टी असेट्स वैल्यू 50 करोड़ से ऊपर थी डिपॉजिट बेस, उनको गवर्नमेंट ने नेशनलाइज कर दिया। नेशनलाइज का मतलब क्या हुआ कि जो मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है वो किसने ले ली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ले ली। यानी कि ये 14 बैंक जिनका डिपॉजिट बेस 50 करोड़ से ज़्यादा था, वो एक झटके में सरकार के बैंक बन गए। सरकार ने जो उनकी कैपिटल थी उसका पैसा दे दिया शेयर वैल्यू का, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनकी मालिक बन गई। यानी 50% या उससे ज़्यादा के शेयर सरकार के हाथ में आ गए। तो ये 14 जो है वो बड़ी बैंकें बन गई। 1980 में जब मिसेज इंदिरा गांधी, इस टाइम भी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, 80 में जब मिसेज इंदिरा गांधी वापस प्राइम मिनिस्टर बन के आई जनवरी 80 में, तो अप्रैल 80 में जो 6 बैंकें और थी जिनका डिपॉजिट बेस 200 करोड़ से अधिक था, उनको भी सरकार ने नेशनलाइज कर दिया। यानी कि उनके मेजॉरिटी शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ले लिए। और 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया, जो कि अच्छा काम नहीं कर पा रही थी, मुश्किलों में थी, फाइनेंशियली ट्रबल से, उसको पंजाब नेशनल बैंक के साथ मिला दिया। यानी कि मर्जिंग से पहले 2017 में स्टेट बैंक का मर्जिंग हुआ और वो प्रक्रिया चालू हुई। उसके बाद में नेशनलाइज बैंकों को मर्जिंग चालू हुआ, लेकिन उससे पहले भारत में 19 बैंक नेशनलाइज थे। 14 पहले, 6 बाद में, 20 में से एक निकल गया, बचे 19। ये 19 बैंक नेशनलाइज थे।
यहाँ ये जान रखिएगा, जुलाई 69 में एक और बड़ी घटना हुई थी। पहली बार एक मानव ने चंद्रमा पे कदम रखा था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, 18 जुलाई 1969 को। यानी कि जुलाई 69 जो है बहुत ही घटना प्रधान वर्ष रहा। और ये सब बैंकों के नाम हैं जो 19 बैंकें हैं। इलाहाबाद बैंक, हमने ये पढ़ा कि भारत का पहला जॉइंट स्टॉक बैंक था। आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा के महाराजा ने बनाया था, सयाजीराव गायकवाड़ ने 1908 में। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कल ही हमने देखा था इसको कि भारत का पहला स्वदेशी बैंक, 100% भारतीय कैपिटल और 100% भारतीय मैनेजमेंट। सर फिरोज शाह मेहता इसमें थे। कॉरपोरेशन बैंक, देना बैंक, इंडियन बैंक। इंडियन बैंक भारत का पहला बैंक जिसने भारत के बाहर ब्रांचेज ओपन की थी 1946 में लंदन में। इंडियन ओवरसीज बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये हमने देखा 1894 में बनाया। भारत का पहला भारतीय बैंक, क्योंकि उसका पूरा मैनेजमेंट भारतीयों के हाथ में था। और इसमें कौन थे? इसके पहले चेयरमैन और स्थापक थे लाला लाजपत राय, जो भारत के बड़े फ्रीडम फाइटर थे। सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हमने बताया था कि 1919 में 1919 में महात्मा गांधी ने इस बैंक का इनॉग्रेशन किया था। और विजया बैंक, ये टोटल 19 बैंक हमारे पास नेशनलाइज थे मर्जिंग से पहले। अब उसके बाद क्या हुआ कि 1993 में सरकार ने बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम था नरसिम्हन कमेटी। नरसिम्हन कमेटी को ये कहा गया था कि भाई आप बैंकों में रिफॉर्म्स करना है हमको, कैसे बैंकिंग सेक्टर बढ़िया चले। और उनकी एक सिफारिश थी कि इतने सारे जो बैंक हैं इसकी जगह 5 या 6 बड़े बैंक होने चाहिए, तो काम अच्छे ढंग से होगा, सरकार को कॉस्ट भी कम पड़ेगी और आप उसको बैंकिंग का डेवलपमेंट बेटर ढंग से हो पाएगा। लेकिन कई मुश्किलें थी। आप देखिए इंडिया में पॉलिटिकल प्रोसेस और इकोनॉमिक डिसीजंस बहुत स्लो होते हैं, चेंज होने में टाइम लगता है। तो धीरे धीरे इस पर काम चालू हुआ और अल्टीमेटली 2017 में सबसे पहले एसबीआई के जो एसोसिएट्स थे उनका मर्ज पूरा हुआ। यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एसोसिएट्स जो 7 बैंक थे उनका मर्ज और भारतीय महिला बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हो गए। ये सबसे पहले ये प्रक्रिया पूरी हुई। उसके बाद में अप्रैल 2019 में प्रक्रिया हुई, बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक और विजया बैंक मर्ज हुए और एक आइडेंटिटी बनी बैंक ऑफ बड़ौदा की। इससे बैंक ऑफ बड़ौदा को क्या फ़ायदा हुआ? बैंक ऑफ बड़ौदा की प्रेजेंस ज़्यादा थी वेस्टर्न और नॉर्दर्न पार्ट में, लेकिन विजया बैंक आने से सदर्न इंडिया में भी इसकी प्रेजेंस मिल गई। देना बैंक भी वेस्टर्न पार्ट में ज़्यादा था, तो बैंक ऑफ बड़ौदा को यहाँ स्ट्रेंथन मिल गया। दूसरा मर्जर हुआ पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ये दोनों बैंक किस में मिले? पंजाब नेशनल बैंक में मिले। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की ज़्यादा प्रेजेंस थी ईस्टर्न पार्ट में, जो भारत का पूर्वी भाग है। तो पंजाब नेशनल बैंक जो नॉर्थ इंडिया का बैंक था उसको प्रेजेंस मिल गई ईस्टर्न इंडिया में और एक स्ट्रॉन्ग बैंक आ गया। कैनरा बैंक में मर्ज हुआ सिंडिकेट बैंक। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जिसका उद्घाटन गांधी जी ने किया था उसे मर्ज हुए आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक। और इंडियन बैंक में मर्ज हो गया इलाहाबाद बैंक, जो भारत का पहला जॉइंट स्टॉक बैंक था। और ये जो चारों मर्जर थे ये अप्रैल 2020 में पूरा हुआ। यानी अप्रैल 2019 में बैंक ऑफ बड़ौदा में ये दोनों बैंक मिले, देना बैंक, विजया बैंक। और बाकी जो मर्जिंग प्रक्रिया है अप्रैल 2020 में इन 4 बैंक में
ये 2 3 4 5, ये 5 बैंक मिलके 4 बैंक बन गए, यानी बैंकों का आपस में मर्ज हो गया। यानी टोटल जो ये 13 बैंक थे, 13 बैंक के सामने वो हमारे पास 5 बैंक रह गए। ये एक मर्जिंग की प्रक्रिया जो है वो पूरी हुई। और ये बनने के बाद में जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनकी रैंकिंग इस तरह से हो गई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा। यहाँ एक क्वेश्चन कई बार आता है कि भारत का पंजाब नेशनल बैंक से पहले सेकंड नंबर का सबसे बड़ा बैंक कौन सा था? तो ये बैंक था बैंक ऑफ बड़ौदा, जो आज 3 नंबर पे है। लेकिन जब पंजाब नेशनल बैंक का मर्जिंग हुआ उससे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा भारत का सेकंड नंबर का बैंक हो गया था। और एक क्वेश्चन यहाँ और आता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पहले कौन से बैंक की सबसे ज़्यादा ओवरसीज ब्रांचेज, यानी भारत के बाहर ब्रांचेज थी? तो वो था बैंक ऑफ बड़ौदा। ये 2 क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट बनते हैं, क्योंकि ये सबको पता है कि सबसे बड़ा बैंक तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही है, लेकिन जो पीछे के क्वेश्चन है वो उसमें से पूछे जाएंगे। चौथे नंबर पे कैनरा बैंक, 5वें पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 6ठे पे बैंक ऑफ इंडिया, 7वें पे इंडियन बैंक और 8वें पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो ये रैंक है पब्लिक सेक्टर बैंक की, इनकी पोजीशन के हिसाब से। अब हमने देख लिया कि गवर्नमेंट बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, नेशनलाइज बैंक, यानी कि जिसमें गवर्नमेंट की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है। अब हम आते हैं शेड्यूल बैंक के दूसरे रूप में, प्राइवेट सेक्टर बैंक में। इसके नाम से ही है कि जिसमें शेयर होल्डिंग किसके हाथ में हो? प्राइवेट लोगों के हाथ में हो, यानी कि गवर्नमेंट के पास नहीं है, इंडिविजुअल के पास है, कॉर्पोरेट हाउसेस के पास है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस के पास है, लेकिन गवर्नमेंट के पास उसकी शेयर होल्डिंग नहीं है, यानी कि हेल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। और ये जो बैंक होते हैं ये रजिस्टर्ड होते हैं एज ए लिमिटेड कंपनी और लिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि इसके जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लायबिलिटीज लिमिटेड होती है। मान लीजिए मेरे पास ICICI बैंक का एक शेयर है, तो मेरी लायबिलिटीज कितनी है ICICI बैंक में? जितनी मेरी उसकी शेयर होल्डिंग है। तो यानी ये बैंक जो हैं कंपनीज में रजिस्टर्ड और लिमिटेड लायबिलिटीज के साथ बनते हैं, लेकिन इनको भी लाइसेंस कौन देता है? लाइसेंस तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही देगा। इनको रेगुलेट कौन कर रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही कर रहा है, और इनको रिजर्व बैंक के इंस्ट्रक्शन से काम करना पड़ेगा। रजिस्टर्ड एज ए कंपनीज हुए हैं, लेकिन रेगुलेटिंग अथॉरिटी कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये हम सब बड़े बड़े बैंक देखते हैं, ICICI बैंक है, धनलक्ष्मी बैंक, HDFC बैंक, पर्टिकुलरली प्राइवेट बैंकों में ICICI बैंक, HDFC बैंक और ये कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक, इनकी सक्सेस स्टोरी बहुत बढ़िया रही है और इस कारण से प्राइवेट बैंकों ने बहुत अपनी तरक्की की है। यहाँ ये जान रखिए कि 1992 से 1994 तक, क्योंकि 91 में इंडियन इकोनॉमी एकदम बहुत ही ख़राब कंडीशन में आ गई थी, इधर गल्फ वार आ गया था, इराक ने कतार पे कब्जा कर लिया और उस कारण से हमारी फॉरेन एक्सचेंज बहुत ख़त्म होने के कगार पे आई और हमको IMF से लोन लेना पड़ा और हमको IMF के इंस्ट्रक्शन से अपना गोल्ड गिरवी रखना पड़ा बैंक ऑफ इंग्लैंड में। तो फिर IMF का प्रेशर आया कि आप अपनी इकनॉमी को ओपन कीजिए, बैंकिंग सिस्टम को सुधारिए, बैंकिंग सिस्टम को ओपन कीजिए। इन सब कारणों से 92-94 के बीच में HDFC और ICICI ये 2 बड़े बैंक आए, फिर बाकी दूसरे बैंक आए और बैंकिंग सेक्टर में प्राइवेट जो था, जो प्राइवेट शेयर होल्डिंग वाला पैटर्न वो वापस आया और बैंकों में एक बहुत बड़ी जो है वो क्रांति इन प्राइवेट बैंकों के
आने से हुई। उसके बाद में जब ये बैंकों की अच्छी तरक्की होने लगी तो आरबीआई ने उसके बाद में 2014 में, क्योंकि ये सारे बैंक जो यस बैंक हैं, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसी, एचडीएफसी, ये सब 92 से 97 98 तक के दरमियान बन गए और उनका डेवलपमेंट देखकर गवर्नमेंट पे मनी का भी बोझ कम हो गया और गवर्नमेंट पे एडमिनिस्ट्रेटिव बोझ भी कम हो गया। तो ये सक्सेस स्टोरी देखकर आरबीआई ने 2 नए प्राइवेट बैंकों को लाइसेंस दिया, आईडीएफसी और बंधन बैंक। आईडीएफसी जो था वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी था और वो कंपनी ने एक और अपनी बैंक बनाई, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी बना था 97 में और आईडीएफसी का काम क्या था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट होते थे, रोड बनना है, रेल बनना है, ब्रिज बनने हैं, उन सब इंफ्रास्ट्रक्चर कामों के लिए, कम्युनिकेशन का है, उन सब के लिए वो फाइनेंस करते थे। और उन्होंने 2015 में इनको लाइसेंस मिला अपनी बैंक बनाने का और इन्होंने 1 अक्टूबर 2015 को अपनी बैंक शुरू की। यानी आईडीएफसी खुद कब बना, 97 में। तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की पेरेंट बॉडी कौन, आईडीएफसी। कब बनी, 97 में। इनको लाइसेंस कब मिला, जून 2015 में। और इन्होंने अक्टूबर 2015 में अपना बैंक शुरू किया और हेडक्वार्टर तो मुंबई में, क्योंकि भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है, तो ज़्यादातर बैंकों के हेडक्वार्टर बॉम्बे में। ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बना 2014 के बाद, नया प्राइवेट बैंक। और दूसरा बैंक बना बंधन बैंक। ये बंधन बैंक क्या था कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी थी। माइक्रो फाइनेंसिंग का मतलब क्या हुआ, छोटी छोटी बचत और छोटा छोटा ब्याज। मान लीजिए कोई गृह उद्योग लगाना चाहता है तो उसको 5,000, 10,000, 20,000 की ज़रूरत है, तो ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी उनको देती थी। अब किसी को मान लीजिए डेली का कोई मजदूरी कर रहा है और उसको ये कि डेली मैं जो कमा रहा हूँ उसमें से 20 रुपया, 25 रुपया, 50 रुपया मुझे डिपॉजिट करने हैं, तो ये बंधन बैंक जो है वो माइक्रो फाइनेंस का काम करती थी। और ऑब्जेक्ट क्या था, पॉवर्टी एलिवेशन और वुमेन एम्पावरमेंट, यानी गरीबी को ख़त्म करना और जो महिला है उनको सशक्तिकरण करना। और ये बंधन बैंक जो है वो ओनली माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने बैंकिंग का लाइसेंस लिया। यानी कि ओनली माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट अभी तक जिन्होंने बैंक का लाइसेंस लिया। और आज़ादी के बाद हम ये कह सकते हैं कि ईस्टर्न पार्ट से, यानी पूर्वी भारत से नया बैंक जो खुला वो ये बंधन बैंक था। तो इनको नॉन बैंकिंग फाइनेंस था पहले और बाद में इनको यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस रिजर्व बैंक से मिल गया। ठीक है। और बंधन बैंक की विशेषता मैं आपको बताऊं कि ये ओपन हुआ, इट्स ओपन विथ 501 ब्रांचेस। एक रिकॉर्ड है कि कोई भी बैंक ओपन हुआ हो तो 501 ब्रांचें पहले दिन ही, क्योंकि ये माइक्रो फाइनेंसिंग का काम करते थे, इसके लिए इनको ये सुविधा थी कि जहाँ इनके ऑफिस थे वहाँ इन्होंने बैंक कर दिया। और ये बैंक बनने से एक साथ में 501 ब्रांचों के साथ में ये बैंक ओपन हुआ। अब हम आगे देखते हैं कि रिजर्व बैंक ने अपनी पॉलिसीज चेंज की 2014-15 के बाद और फास्ट डिसीजन लेने लगे और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए काम रिजर्व बैंक करने लगा।
तो इसके लिए रिजर्व बैंक ने क्या किया, सबसे पहले पहले क्या होता था, बैंक को लाइसेंस लेना हो तो विंडो ओपन होती थी, रिजर्व बैंक अनाउंस करता था कि भाई अब हम लाइसेंस दे रहे हैं, जिसको लेना हो वो ले, और एक बड़ा वो प्रक्रिया थी। अब रिजर्व बैंक ने क्या कर दिया, ऑन टैप, यानी कि आप जब चाहे तब लाइसेंस की एप्लीकेशन दे सकते हो। आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा रिजर्व बैंक कब अनाउंस करे और कब हम एप्लीकेशन दें। आप जब चाहे तब ऑन टैप लाइसेंस की एप्लीकेशन दे सकते हो। दूसरी चीज यहां पे आ रहा है यूनिवर्सल बैंक। प्राइवेट बैंक तो हम समझ गए कि भाई जिनकी कैपिटल, सॉरी प्राइवेट हाथ में कैपिटल है वो प्राइवेट बैंक। यूनिवर्सल बैंक, यूनिवर्सल बैंक वो बैंक है जो बैंकिंग की सारी एक्टिविटीज करती हैं, यानी कि ये डिपॉजिट भी लेगी, लोन भी देगी, इन्वेस्टमेंट में भी कस्टमर को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का काम करेगी, इंश्योरेंस भी करेगी, लॉकर फैसिलिटी जो कस्टोडियन है वो भी करेगी, फॉरेक्स जो है फॉरेन एक्सचेंज वो भी देगी। यानी कि यूनिवर्सल बैंक वो बैंक है जो सारा ही काम करती हैं और एज पर कस्टमर की रिक्वायरमेंट और सूटेबिलिटी के हिसाब से वो टेलर मेड उनको जो है सेटिस्फाइड फाइनेंशियली सर्विस करती हैं। और भारत का पहला यूनिवर्सल बैंक था आईसीआईसीआई। भारत का पहला यूनिवर्सल बैंक था आईसीआईसीआई। और रिजर्व बैंक ने ये कहा कि जिसको भी लाइसेंस चाहिए तो उसका कितना होना चाहिए, नेटवर्थ पेड कैपिटल 500 करोड़ रुपए, यानी 500 करोड़ रुपए अगर आपके पास है तो आप बैंक स्थापित कर सकते हो। लेकिन उसके लिए भी क्या जरूरी है, 10 साल का एक्सपीरियंस। जो प्रमोटर होंगे, चाहे ग्रुप हो, प्रोफेशनल्स हो, इंडिविजुअल्स हो, सोसाइटीज हो, जो भी प्रमोट करना चाहे 10 साल का उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंकिंग और फाइनेंस में। और जो एग्जिस्टिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं वो भी अपने आप को बैंक में कन्वर्ट कर सकती हैं। और इसका अगला एग्जाम्पल देखा, बंधन बैंक ने अपने को कन्वर्ट किया। अब दूसरा रिजर्व बैंक ने रेस्ट्रिक्शन क्या लगाया कि जो प्रमोटर हैं वो 5 साल तक अपनी पेड अप कैपिटल का 40% तो रखना ही पड़ेगा। यानी कि बैंक बना, शुरू हुआ, उससे 5 साल तक प्रमोटर अपनी कैपिटल शेयर होल्डिंग 40% से कम नहीं कर सकता। आप अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाते हो तो वो प्राइवेट बैंक में 74% तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ला सकते हो, जो कि गवर्नमेंट की एफडीआई पॉलिसी है। एज ऑफ नाउ 74% है, गवर्नमेंट इसको कम भी कर सकती है, ज़्यादा भी कर सकती है। एज ऑफ नाउ 74% है। फिर एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि भाई 25% ब्रांचेस एटलीस्ट कहाँ खोलनी पड़ेंगी, जो आपकी अनबैंक्ड रूरल सेंटर हैं, यानी ऐसे ग्रामीण इलाके जहाँ पे बैंकें नहीं हैं वहाँ आपको अपनी ब्रांचेस का 25% खोलना पड़ेगा। यानी रेस्ट्रिक्शन कितना हो गया, 500 करोड़, 10 साल का एक्सपीरियंस, 40% पेड अप कैपिटल प्रमोटर की, एफडीआई 74% की कैप है। जब भी गवर्नमेंट के एफडीआई रूल्स चेंज होते हैं ये कैप घट या बढ़ सकती है। और 25% ब्रांचेस इनको जो अनबैंक्ड रूरल एरियाज हैं वहाँ पे खोलनी पड़ेगी। और ये अगर प्रमोटर नॉन ऑपरेटिव जो है एनबीएफसी है, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंस कॉरपोरेशन से अगर वो है तो उस केस में उनको 51% करना पड़ेगा। नॉन ऑपरेटिव एनबीएफसी यानी कि वो एनबीएफसी
जो खाली लोन देते हैं, डिपॉजिट नहीं लेते। नॉन ऑपरेटिव एनबीएफसी का मतलब हुआ कि वो जो खाली लोन देते हैं, डिपॉजिट्स नहीं लेते। अगर वो खोल रही है, बैंक खोलना चाहती है, तो उसमें प्रमोटर को कितना करना पड़ेगा? 51%, जो कि इंडिविजुअल और दूसरों के लिए कितना है? 40%। फिर गवर्नमेंट ने कहा, आरबीआई के थ्रू, या आरबीआई ने कहा, हम ये मानते हैं कि भाई आपको लाइसेंस तो मिल गया, लेकिन आप उसको एंडलेस पीरियड तक के लिए नहीं चला सकते। यानी कि अगर आपको लाइसेंस मिल गया है इन प्रिंसिपल, तो आपको 18 महीने के अंदर अंदर, यानी 1.5 साल में अपनी पहली ब्रांच ओपन कर देनी पड़ेगी। अब इसमें ऐसा समझिए कि भाई आज आरबीआई ने कहा कि 500 करोड़ रुपए से आप अपनी प्राइवेट बैंक खोल सकते हो, आपको इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया, और आप उसको 5 साल तक अपनी ब्रांच खोलो ही नहीं। अब 5 साल में तो इकोनॉमिक कितनी आगे बढ़ जाएगी, और 5 साल बाद आरबीआई बोले कि भाई अभी मिनिमम रिक्वायरमेंट 1000 करोड़ की हो गई है। ठीक है, अब ये बैंक जिसको 5 साल पहले लाइसेंस इन प्रिंसिपल मिल गया, वो बोले कि चलो अब मैं बैंक खोल देती हूँ, क्योंकि यहाँ जिसको 500 करोड़ सीधे बच रहे हैं। तो आरबीआई ऐसी प्रवृत्ति को नहीं बढ़ाना चाहती, वो ये चाहती है लाइसेंस मिला और जल्दी से जल्दी उसकी ब्रांचेस खुले। तो रिजर्व बैंक ने ये कैप कर दिया, भाई आपको जो मिल रहा है उसके 18 महीने में अपनी ब्रांच खोलनी पड़ेगी। बहुत स्पष्ट चीज़ है, आपको लाइसेंस मिला, 18 महीने में नहीं खोली आपने पहली ब्रांच, तो आपका लाइसेंस ऑटोमेटिकली रद्द हो जाएगा। और जो ये एप्लीकेशंस होती हैं उसको आरबीआई स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी, ये आरबीआई का पार्ट नहीं है, एक्सटर्नल एडवाइजरी, यानी कि जो भी एप्लीकेशन आती हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस स्टैंडिंग कमेटी को देता है एडवाइस के लिए कि आप सलाह दीजिए, आप स्क्रूटनी कीजिए, आप देखिए क्या ये बैंक खोलने लायक है, नहीं है, ऐसा तो नहीं कोई फ्रॉड कर ले, कोई दूसरी प्रॉब्लम तो नहीं है, पास्ट का इनका रिकॉर्ड क्या है, ये सारा स्क्रूटनी जो है ये करते हैं। और कमेटी के जो मेंबर होंगे वो बैंकिंग के, फाइनेंशियल के और अदर सेक्टर्स, एग्रीकल्चर, रूरल इकोनॉमी, टेक्निकल, डिफरेंट फॉरेन ट्रेड, डिफरेंट जो एरिया के लोग हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं, और वो अपनी रिकमेंडेशन देती है। और इसका जो टेन्योर है वो 3 साल होता है, क्योंकि इसका जो भी मेंबर बनेगा, एक बार कमेटी बनेगी, वो 3 साल के लिए अपना जो है वो काम करेगी। और अभी तक जो इसके पास में, यहाँ एक बात ध्यान रखिए, आरबीआई ने ये तो कैप लगा दिया कि भाई आप 18 महीने में ब्रांच ओपन कीजिए, लेकिन आरबीआई ने खुद के ऊपर कोई कैप नहीं लगाया कि एप्लीकेशन मिले उसके कितने टाइम में आपको परमिशन देनी है। तो ये जो थी यूएई एक्सचेंज, द रेपरेटरीज कोऑपरेटिव फाइनेंस डेवलपमेंट, चैतन्य, श्री पंकज वैश्य एंड अदर्स, इन्होंने लगभग 2017 में आरबीआई को एप्लीकेशन दी थी। 2023 जनवरी में भुवनेश्वर बेस्ड अन्नपूर्णा फाइनेंस, उन्होंने एप्लीकेशन दी है यूनिवर्सल बैंक के लिए, लेकिन अभी तक ये कोई भी बैंक ओपन हुए नहीं है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, आप इसको अच्छे से देखें, पढ़ें, और ये सारी जो चीज़ें हैं आप बैंक के एग्ज़ाम दें, इसे एसएससी के एग्ज़ाम दें, और भी कोई एग्ज़ाम दें, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स के या दूसरे कोई भी एग्ज़ाम दें, उसमें ये जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज़, जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।